बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वाइल डीलिंग विद ए पेडियाट्रिक पेशेंट। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने पढ़ लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, वो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों का ये यूनिट भी कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने जो जितने भी मेडिकेशंस के प्रोसीजर्स थे, IM मेडिकेशन, IV मेडिकेशन और IV मेडिकेशन में यूज़ होने वाली डिवाइसेस वगैरह, वो सब हमने डिस्कस की थी। सिर्फ ये जो डोजेस कैलकुलेशन है ये रह गई थी, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये डोजेस कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डोजेस यानी डोज कैलकुलेशन पढ़ने का हमारा मकसद ये है कि आपने स्टार्ट में पढ़ा था इस यूनिट में कि ये जितने भी बच्चे होते हैं 18 साल से कम जिनकी उम्र होती है, जो बच्चे कहलाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। किसी भी ड्रग की जो रिएक्शंस है वो इनमें बहुत तेज़ी से होती हैं, क्योंकि ये वल्नरेबल होते हैं एडल्ट के कंपैरिजन में। तो फिर जितना भी एडल्ट डोज है उसको हमने इन बच्चों के लिए एडजस्ट करना होता है। हम कभी भी इस तरह नहीं कर सकते कि एक एडल्ट का डोज उठा के बच्चों में लगा दे। अगर हम इस तरह करेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसानात होंगे। इवन के कुछ ड्रग्स ऐसी है कि जिनमें अगर खुदा न खास्ता एडल्ट डोज लगा दी जाए बच्चों में तो फिर उनकी डेथ भी काज हो सकती है। तो इसीलिए डोजेस को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मस्ट है डोजेस को एडजस्ट करना बच्चों के लिए। और बच्चों में भी, अब देखिए, बच्चों में भी वो ट्रांजिशंस होती रहती हैं। इन्फेंट्स हैं, फिर टोडलर्स हैं, फिर प्री स्कूल, फिर स्कूल एज और फिर एडोलेसेंट। तो इन सब में अलग अलग इनकी वेट के मुताबिक, इनकी एज के मुताबिक इस तरह डोज में चेंजेस आती रहती हैं, और वो सब आपने सही तरीके से मैनेज करनी है, एडजस्ट करनी है। तो उनको सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए आपको ये जो कैलकुलेशंस हैं, डोज कैलकुलेशन, ये सही तरीके से सीखना होगा। जब ये आप लोग सीख जाएंगे तो आसानी से किसी एक एज ग्रुप के लिए, किसी ऐसे बच्चे जिसका वेट आपको मालूम हो, उसके लिए आप सही डोज मालूम कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ फार्मूलेज दिए गए हैं, और उन फार्मूलाज़ के मुताबिक आप आसानी से बच्चों के लिए, जब आपके पास बच्चे आएंगे, आपने बच्चों को ट्रीट करनी होगी, केयर करनी होगी, मेडिकेशन देनी होगी, तो उस टाइम आप सही तरीके से डोज उनके लिए निकाल सकते हैं। डोज डिफिनीशंस दी गई हैं। ये डिफिनीशंस जो यहाँ पे दी गई हैं स्टूडेंट्स, ये डोज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे भी हम डोजेज कैलकुलेशन या डोज के बारे में पढ़ते हैं तो इससे पहले इसके कुछ कंसेप्ट्स जानने होते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स डाले गए हैं। लिखा है डोज ऑफ ए ड्रग। डोज ऑफ ए ड्रग किसे कहते हैं? तो द क्वांटिटेटिव अमाउंट एडमिनिस्टर्ड आर टेकन बाय ए पेशेंट फॉर द इंटेंडेड मेडिसिनल इफेक्ट। कि किसी भी इंटेंडेड मेडिसिनल इफेक्ट के लिए, मींस के हमारा जो इरादा होता है कि हम कोई इलाज का असर पैदा करें एक पेशेंट में, तो उस इलाज के असर को पैदा करने के लिए जो कैलकुलेटेड अमाउंट, क्वांटिटेटिव अमाउंट मींस कि जो कैलकुलेटेड अमाउंट हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के बॉडी में, या खुद पेशेंट अपने बॉडी में एडमिनिस्टर करता है, तो इसे क्या कहते हैं? उसे हम डोज कहते हैं। सिंगल डोज द अमाउंट टेकन एट वन टाइम। अगर एक ही वक्त में एक अमाउंट लिया जाए ड्रग का स्टेट में, तो इसे कहते हैं सिंगल डोज। टोटल डोज किसे कहते हैं? टोटल डोज को हम डेली डोज भी कह सकते हैं। द अमाउंट टेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेरेपी मे बी सब डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड डोजेज। यानी एक ड्रग की वो अमाउंट के वो पूरे कोर्स ऑफ थेरेपी में उसके बॉडी के अंदर जाना है। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर उसे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट्स प्रिस्क्राइब करता है। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट्स हैं उनका वो डॉक्टर देखता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए 5000 अगर
5000 mg अगर एजिथ्रोमाइसिन उसके बॉडी में पहुंच जाए तो उस 5000 mg एजिथ्रोमाइसिन से उसके ब्लड में जो बैक्टीरियाज वगैरह है, जो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो ख़त्म हो सकती हैं। तो ये जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि यानी 5000 mg एजिथ्रोमाइसिन अगर इसके बॉडी में पहुंच गई तो उससे ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, तो ये कहलाती है टोटल डोज। कि कोर्स ऑफ थेरेपी में जितना इसका कोर्स है, उस कोर्स में ये 5000 जो mg है ये इसके बॉडी में पहुंचनी है। अब इसको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड डोजेस में। डिवाइड किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक पोलता है, टेबलेट्स का एक पोलता है, उस पोलते में 5 गोलियां हैं, और अगर हर एक गोली में 5 गोलियां हैं और इन 5 गोलियों में से हर एक गोली में अगर 1000 mg है, तो इसका मतलब ये है कि इन 5 गोलियों में 5000 mg है। यानी अगर हर एक गोली में 1000 mg है तो इन 5 गोलियों में 5000 mg है। तो अब ये जो 5000 mg को सब डिवाइड किया इन 5 गोलियों में, तो ये कहलाती है कि इनकी सब डिवाइडेड डोजेस। तो इस तरह करके अब वो बंदा क्या करेगा, वो डॉक्टर क्या करेगा, इस बंदे को, इस पेशेंट को 5 दिनों के लिए वो टेबलेट देगा कि 5 दिनों में हर एक दिन एक टेबलेट लेनी है। इसका मतलब ये है कि इन 5 दिनों में हर एक दिन वो बंदा 1000 mg ले रहा है, यानी एक टेबलेट ले रहा है तो 1000 mg है, और जब 5 दिन पूरे हो जाएंगे तो 5000 mg उसके बॉडी में पहुंच जाएगी। और जब ये 5000 mg इन 5 दिनों में उसके बॉडी में पहुंच जाएगी तो उसके बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस डोज को कहा जाता है टोटल डोज, जो कि डिवाइड होती है फिर सब डिवाइडेड डोजेज में या डिवाइडेड डोजेज में। डोजेज रिजिमेंट किसे कहते हैं? द शेड्यूल ऑफ डोजिंग 4 टाइम पर डे फॉर 10 डेज। यानी रिजिमेंट का मतलब शेड्यूल होता है कि डोज की जो शेड्यूल होती है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि 10 दिनों के लिए कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं कि 10 दिनों में हर एक दिन में 4 दफ़ा, यानी 10 दिन लेना है ये ड्रग्स, और इस ड्रग को हर दिन में आप क्या करेंगे, 4 दफ़ा लेंगे, यानी पर डे 4 दफ़ा 10 दिनों के लिए हम ड्रग देते हैं। तो ये पर डे 4 दफ़ा 10 दिनों के लिए जो लफ्ज़ हो गई, तो ये क्या है, ये शेड्यूल है, इसे डोजेज रिजिमेंट कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ डोजेज इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय साइज ऑफ डोजेज। नंबर ऑफ डोज किस तरीके से आप लोग मालूम करेंगे? आपकी जो टोटल क्वांटिटी होती है, टोटल क्वांटिटी मीन्स कि ये जो टोटल डोज होती है, यानी एक कोर्स ऑफ थेरेपी में जितना डोज पेशेंट के बॉडी में पहुंचानी है उसे कहते हैं टोटल क्वांटिटी। और साइज ऑफ डोज मीन्स के एक वक्त में एक पेशेंट के लिए जो रिकमेंडेड डोज होती हैं किसी भी ड्रग की, तो वो कहलाती है साइज ऑफ डोज। तो जब आप डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी को साइज ऑफ डोज से, तो तब आपको नंबर ऑफ डोज मिल जाएगी। और जब आपको नंबर ऑफ डोज आपके पास आ जाएगी तो फिर उस नंबर ऑफ डोज को आपने एडजस्ट करनी होगी कि दिन में 2 दफ़ा देने से ये पूरा होता है, या अगर आपने 10 दफ़ा देनी है तो 10 दफ़ा अगर एक ड्रग को देनी है तो वो अगर 5 दिन में आपने कवर करनी है तो एक दिन में 2 दफ़ा देंगे, तो फिर आप उन जो 10 दफ़ा देनी है नंबर ऑफ डोज जो आपके पास आती हैं उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल डाली हुई है। ये एग्ज़ाम्पल वाले जो स्लाइड्स है, इन स्लाइड्स में ये मैंने ख़ुद इसमें ऐड की है आप लोगों को समझाने के लिए, यानी ये कोई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्पल नहीं है, जस्ट मैंने ख़ुद ये एग्ज़ाम्पल्स लिखे हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दी गई है, इसकी एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक लिखी है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि 10,000 mg ऑफ पेनाडोल टेबलेट फॉर रिकवरी ऑफ दिस फीवर। यानी कोई पेशेंट थी, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर थी, और उस फीवर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने कहा कि अगर 10,000 mg पेनाडोल टेबलेट हम इसके बॉडी में पहुंचा दें तो फिर ये फीवर ट्रीट हो सकती है, ये फीवर रिकवर हो सकती है। तो फिर आप लोगों के पास जो टोटल क्वांटिटी है वो क्या आ गई, 10,000 mg आ गई, कि कोर्स ऑफ थेरेपी में 10,000 mg पेनाडोल टेबलेट्स हमने इस पेशेंट के बॉडी में पहुंचानी है। तो इसमें आप साइज़ ऑफ डोज किस तरीके से मालूम करेंगे? आप लोगों को पता है कि एडल्ट डोज जो होती है पेनाडोल की, तो वो 2 टेबलेट्स होती हैं। जितने भी एडल्ट लोग होते हैं तो उनके लिए
2 टेबलेट्स जो है वो खानी होती हैं पेनाडोल की। अभी अगर एडल्ट 1 टेबलेट खाएंगे तो उससे कुछ नहीं हो सकता। एडल्ट ने हमेशा पेनाडोल की अगर टेबलेट लेनी है तो 2 टेबलेट लेनी है। 2 टेबलेट में क्या होता है 100 mg होती हैं, क्योंकि पेनाडोल का जो हर एक टेबलेट होता है उसमें 500 mg होती हैं, तो 2 टेबलेट्स हो गए तो 1000 mg हो गई। तो ये जो 1000 mg है ये अब साइज़ ऑफ द डोज है, यानी जो पेनाडोल टेबलेट है उसकी साइज़ ऑफ डोज कितनी है 1000 mg है। एडल्ट्स के लिए 2 टेबलेट्स देनी है इसलिए 1000 mg है। तो इसीलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इस फार्मूले के मुताबिक इस पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे कि आपके पास जो टोटल क्वांटिटी जो आ गई थी वो 10,000 mg थी, डिवाइड बाय साइज़ ऑफ द डोज। साइज़ ऑफ द डोज आपके पास पेनाडोल टेबलेट की आ गई 1000 mg। इसके साथ आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया वो 10 आया। तो नंबर ऑफ डोज जो आपने मालूम करनी थी वो 10 है। 10 मीन्स के 10 टाइम्स यू हैव टू एडमिनिस्टर। आपने पेनाडोल टेबलेट जो है इस 10,000 को उस पेशेंट के बॉडी में पहुंचाने के लिए ये पेनाडोल टेबलेट्स आपने 10 दफ़ा देनी है। यानी आपने क्या करनी है, पेनाडोल टेबलेट्स जो उसकी जो टेबलेट की साइज़ है ये आपने 10 दफ़ा देनी है। तो अब क्या करते हैं, इसको 10 दफ़ा देने के लिए ये जो डॉक्टर्स होते हैं तो वो इसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, सो गिव BD फॉर 5 days टू एडमिनिस्टर 10,000 mg पेनाडोल। अब आपने क्या करनी है कि 5 दिनों के लिए दिन में 2 मरतबा पेनाडोल टेबलेट्स देनी है, यानी सुबह 2 टेबलेट्स फिर शाम को 2 टेबलेट्स आपने दिन में 2 दफ़ा दे दिए। तो दिन में कितना हुआ, एक दिन में 4 टेबलेट्स हो गई। 4 टेबलेट्स मीन्स के एक दिन में आपने उस पेशेंट में अगर 2 टेबलेट्स में 1000 mg है और 2 में 1000 है, आपने एक दिन में 4 टेबलेट दिया तो एक दिन में आप 2000 पहुंचा रहे हो, तो 5 दिनों में आप 10,000 उसके बॉडी में पहुंचा सकते हो। तो नंबर ऑफ डोज जब आपके पास आ जाती हैं कि कितनी दफ़ा ये ड्रग हम देंगे कि उससे वो जो टोटल क्वांटिटी है वो उस पेशेंट के बॉडी में पहुंच जाएगी, ये जब आपके पास आ जाती हैं तो फिर इस तरीके से आप उसको जो रिजाइमेंट है, डोज रिजाइमेंट है, उसमें आप ख़ुद उसको मैनेज करते हो कि अभी आपने मैनेज किया कि अगर 5 दिनों के लिए दिन में 2 दफ़ा पेनाडोल टेबलेट्स हम देंगे तो फिर ये जो 10,000 mg हैं वो हम 5 दिनों में पेशेंट के बॉडी में पहुंचा सकते हैं, जिससे उसका जो फीवर था वो रिकवर हो सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब कुछ डोज डिफिनीशंस इसमें दी गई हैं, तो वही डोज डिफिनीशंस है जो कुछ हमने थोड़ी देर पहले पढ़े और कुछ अब यहाँ पे भी है कि यूजुअल पेडियाट्रिक डोज। अब चूँकि हम बच्चों का पढ़ रहे हैं तो इसमें पेडियाट्रिक के डोजेज़ हम डिस्कस करेंगे। तो यूजुअल पेडियाट्रिक डोज क्या होती हैं, द अमाउंट दैट ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस द मेडिसिनल इफेक्ट इंटेंडेड इन इन्फेंट और चाइल्ड पेशेंट। अगर कोई इन्फेंट पेशेंट हमारे साथ हैं या फिर चाइल्ड पेशेंट हमारे साथ हैं तो उसके लिए ड्रग की वो ख़ास अमाउंट जो कि आम तौर पर जितना हम इलाज का असर चाहते हैं उतना इलाज का असर पैदा करे, तो इसको हम कहते हैं यूजुअल पेडियाट्रिक डोज। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे के लिए हम कोई भी अगर उसको फ़ीवर है या उसको कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एक ख़ास हर एक ड्रग की ख़ास डोज होती हैं। तो यहाँ पे यूजुअल पेडियाट्रिक डोज का मतलब ये है कि ड्रग की वो मकदार जो कि आम तौर पर एक इलाज का असर पैदा करे एक बच्चे में, एक इन्फेंट में, जो इन्फेंट पेशेंट है या चाइल्ड पेशेंट है, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ ड्रग इलाज का असर पैदा करे बच्चों में, तो फिर हम उसको कहते हैं यूजुअल पेडियाट्रिक डोज। यूजुअल डोजेज रेंज। यूजुअल डोजेज रेंज किसे कहा जाता है, द quantitative range or amount of the drug that may be prescribed within the guideline of usual medical practice। जो आम तौर पर मेडिकल प्रैक्टिस होती हैं बच्चों के लिए पीड्स में जो मेडिकल प्रैक्टिस होती हैं, तो उसके गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी ड्रग का अमाउंट हम सेट करें या किसी ड्रग का हम क्वांटिटेटिव रेंज देखें, उसके लिए कोई ख़ास क्वांटिटेटिव रेंज हम रखें, तो फिर वो कहलाती हैं यूजुअल डोजेज रेंज। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हो कि बच्चों में हम 62 से लेके 72 mg पेनाडोल टेबलेट दे सकते हैं इन्फेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि अगर हम कहते हैं, यानी ये हम नहीं कहते बल्कि ये यूजुअल मेडिकल प्रैक्टिस होती है कि इन्फेंट्स में पेनाडोल जो टेबलेट्स है इनका 62 mg से लेके
72 mg तक ये उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और 62 से कम करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो ये जो अब 62 से लेके 72 तक का जो रेंज है वो रेंज कहलाती है यूजुअल डोजेज रेंज, जो कि आम तौर पर इस तरह ये फॉलो होती है, इस तरह ये प्रैक्टिस होती है। मीडियन इफ़ेक्टिव डोज, तो स्टूडेंट्स मीडियन इफ़ेक्टिव डोज को जब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो आप लोगों को याद आ रही होगी कि आपने एक टाइम फार्माकोलॉजी में पढ़ी थी कि इफ़ेक्टिव डोज 50 ED50 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो उसमें था कि ED50 वो डोज़ है कि अगर हम कोई ड्रग दे दे और उस ड्रग की वजह से 50% पॉपुलेशन ट्रीट हो तो वो ड्रग कहलाती है इफ़ेक्टिव डोज 50। तो ये वही है, सिर्फ यहाँ पे मीडियन का लफ्ज़ है, तो इससे यानी ये जस्ट यहाँ पे नेम इसको दिया गया है। आप इसको मीडियन इफ़ेक्टिव डोज भी कह सकते हो, इफ़ेक्टिव डोज 50 भी कह सकते हो। द अमाउंट दैट प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इंटेंसिटी आर इफेक्ट इन 50% ऑफ द इंडिविजुअल टेस्टेड। अगर 50% लोगों में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, और किसी ड्रग की ऐसी अमाउंट के जिसकी वजह से 50% जो लोग थे वो ट्रीट हो गए, तो उसको हम कहेंगे कि ये मीडियन इफ़ेक्टिव डोज है या फिर इफ़ेक्टिव डोज 50 है। मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, तो मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन वही जो हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ी थी इफ़ेक्टिव डोज, तो वही इफ़ेक्टिव डोज है। और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है ये हमने जो टॉक्सिक डोज पढ़ी थी वही टॉक्सिक डोज है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को उस वक्त भी समझाई थी, यहाँ पे भी आपको समझा देती हूँ कि हर एक ड्रग के लिए एक थेरापेटिक विंडो होती है। फॉर एग्जांपल ये एक थेरापेटिक विंडो है, थेरापेटिक विंडो है। तो एक ड्रग ने क्या करनी होती है, चाहे वो कोई भी ड्रग हो जिसे हम एडमिनिस्टर करें, तो इस ड्रग ने इस थेरापेटिक विंडो को अचीव करनी होती है, यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचनी होती है। अगर ये ड्रग इस लेवल में पहुंच जाती हैं तो इसे हम कहते हैं, इसकी जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है, या फिर हम कहते हैं कि ये मिनिमम इफ़ेक्टिव डोज है। डोज की जितनी भी मकदार है कि वो बस थेरापेटिक विंडो तक पहुंच रही है, उसमें इतनी काबिलियत है कि वो थेरापेटिक विंडो में वो पहुंच गई, तो इसकी थेरापेटिक विंडो में पहुंचने की वजह से इलाज के असर पैदा होंगे उसके बॉडी में, थेरापेटिक असरात स्टार्ट हो जाएंगे पेशेंट के बॉडी में, तो फिर हम इसको कहेंगे मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन या फिर इफ़ेक्टिव डोज हम इसको कहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये जो ड्रग है ये जाके इस थेरापेटिक विंडो को क्रॉस कर लेती हैं, ऊपर चली जाती हैं, तो फिर जब ऊपर चली जाएगी तो इसमें जो इलाज के असरात पैदा होने थे अब उससे कुछ ज़्यादा असर पैदा होंगी। तो ज़्यादा असर पैदा होने की वजह से आप लोगों को पता है कि एक ड्रग की अगर मकदार ज़्यादा हुई और वो थेरापेटिक विंडो को क्रॉस कर लेती हैं तो ये फिर टॉक्सिक हो जाएगी, इसके फिर टॉक्सिक इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इलाज के इफ़ेक्ट, फिर ये टॉक्सिक हो जाएगी। तो इसको कहते हैं मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, कि अगर ये जाके टॉक्सिक थेरापेटिक विंडो को क्रॉस कर ले और टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करे तो इसको कहा जाता है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन या फिर टॉक्सिक डोज इसको कहा जाता है। एक और डोज होती है कि अगर एक टेबलेट की कंसंट्रेशन इतनी है कि वो जाके इस थेरापेटिक विंडो तक ना पहुंच सके, इससे नीचे रह जाए, इस थेरापेटिक विंडो तक वो ना पहुंचे, तो फिर वो कहलाती है इनइफेक्टिव डोज, यानी कि उसका कोई असर ही नहीं है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसको बुखार है और बुखार के लिए एडल्ट है, उसको बुखार के लिए हमने बुखार के लिए एक एडल्ट के लिए रिकमेंडेड डोज पेनाडोल टेबलेट्स की कितनी है 1000 mg है, यानी 2 टेबलेट्स है। हमने उस पेशेंट को हाफ टेबलेट दिया, तो ये जो हाफ टेबलेट हमने दिया ये इनइफेक्टिव डोज है कि उसमें ये कोई भी थेरापेटिक विंडो तक नहीं पहुंच पाएगी, कोई भी असर नहीं होगा इसका, तो ये इनइफेक्टिव डोज है। अगर हमने इसी पेनाडोल टेबलेट की देनी थी 2 गोलियां, हमने दे दी 5 गोलियां या 4 गोलियां, तो ये फिर थेरापेटिक विंडो को क्रॉस कर लेगी, टॉक्सिक बन जाएगी। अगर हमने इसी पेनाडोल टेबलेट की सिर्फ 2 गोलियां दे दी एडल्ट को, तो ये 2 गोलियां इसके लिए रिकमेंडेड है, तो फिर ये थेरापेटिक विंडो तक पहुंच पाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी, बस इस तक पहुंच जाएगी। तो पहुंच जाएगी तो इससे जो इलाज का असर है वो स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन। तो ये इनका कंसेप्ट है, वही वाले जो फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट्स थे वो यहाँ पे दोबारा दिए गए हैं। डोज मेजरमेंट, doses are measured and administered by professional and para-professional personnel in case of institutional setting.
अगर कोई इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है, मींस के कोई हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस होती है, जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, तो वो लोग भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, डोजेस को मेजर करते हैं, और जो पैरा प्रोफेशनल लोग होते हैं वो भी करते हैं। पैरा प्रोफेशनल लोग उन लोगों को कहा जाता है कि उनको कोई प्रोफेशनल टास्क दी जाती हैं, डेलीगेट की जाती हैं, लेकिन उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होती, वो फुली क्वालिफाइड नहीं होते, तो उनको कहा जाता है पैरा प्रोफेशनल। तो ये पैरा प्रोफेशनल लोग भी हॉस्पिटल्स में ये मेजरमेंट करते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, और प्रोफेशनल लोग भी करते हैं। एडल्ट और चाइल्ड पेरेंट आर जनरली मेजर्स एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन होम सेटिंग। और जो एडल्ट्स होते हैं और या चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं, वो जनरली ये जितने भी मेडिकेशंस होते हैं होम सेटिंग में, तो ये अपने लिए वो जनरली मेजर करते हैं। तो इसीलिए आपने एज ए नर्स हाउस होल्ड मेजर्स, हाउस होल्ड जो मेजरमेंट है वो भी आपने सीखनी होगी, क्योंकि आप फिर उनको समझा सकते हो पेरेंट्स को कि घर में आपने किस तरीके से बच्चे को दवाई देनी है। तो इसीलिए आपने हाउस होल्ड मेजर्स भी याद रखने होंगे। हाउस होल्ड मेजर्स में यहाँ पे दी गई है कि ऑन्स और टीस्पून और एमएल। हमने मैथमेटिक्स में पढ़े थे, जो थर्ड सेमेस्टर था आप लोगों का, तो उसमें मैंने कुछ कंसेप्ट 2-3 वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक टीस्पून होती है, टीस्पून जो चाय की चमची होती है, तो जो चाय का चम्मच होता है, तो उसमें 5 ml वो किसके बराबर होता है, मेट्रिक सिस्टम में वो 5 ml के बराबर होता है। और ऑन्स सिस्टम जो है इसमें वो 1/6 फ्लूइड ऑन्स, इतना 1/6 के बराबर होता है। और जो 1 टेबल स्पून होती हैं, टेबल स्पून मीन्स के जो जो जिस जिस स्पून से हम कोई सालन उठा के अपने प्लेट में डालते हैं, या फिर हम बिरयानी उठा के अपने प्लेट में जो डालने के लिए हम चम्मच यूज़ करते हैं, यानी सालन को परोसने के लिए जो चम्मच यूज़ करते हैं, तो वो चम्मच कहलाती हैं टेबल स्पून। तो ये जो टेबल स्पून है ये 1/2 फ्लूइड ऑन्स के बराबर होती हैं, और अगर मेट्रिक सिस्टम से देखा जाए तो ये 15 ml के बराबर होती हैं। तो मीन्स के एक टेबल स्पून 3 टीस्पून के बराबर होती हैं, और 3 टीस्पून 15 ml के बराबर होते हैं, तो इसीलिए एक टेबल स्पून में 15 ml आ सकती हैं। और टीस्पून के लिए जो सैम्बल यूज़ होती हैं, टीस्पून के लिए 5 ml के लिए, या फिर 1/6 फ्लूइड ऑन्स के लिए, तो वो ये FZ है, FZ लाइक। और ये जो दूसरा टेबल स्पून के लिए है यही वाला है। तो ये आपने याद रखनी है, इससे कोई MCQs नहीं बनेंगी, ये जनरली आपने याद रखनी है। लेकिन फिर भी देखना है, मे भी इस तरह हो सकता है कि 1 टेबल स्पून कितने ml के बराबर होती हैं, या फिर 1 टीस्पून, इस तरह कोई MCQs बने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बातें हैं हाउस होल्ड मेजर्स के 1 टीस्पून जो है वो 5 ml के बराबर है। 1 डिज़र्ट स्पून जो है, अब ये जो 1 डिज़र्ट स्पून है, तो ये वो चम्मच होती है जिससे आप बिरयानी खाते हो। बिरयानी को परोसने के लिए जो चम्मच यूज़ होती हैं वो टेबल स्पून कहलाती हैं, बिरयानी को खाने के लिए जो चम्मच यूज़ होती हैं वो डिज़र्ट स्पून कहलाती हैं, और जो चाय की जो चमची होती है वो टी स्पून कहलाती हैं। यानी जिस स्पून से आप चाय निकाल के उसमें डालते हो चाय बनाने के लिए, तो उसको कहा जाता है टीस्पून। तो ये जो डिज़र्ट स्पून है ये 10 ml के बराबर होती है, यानी जो 2 टीस्पून होते हैं वो 1 डिज़र्ट स्पून के बराबर होते हैं, और जो 3 टीस्पून होते हैं वो 1 टेबल स्पून के बराबर होती हैं, और 1 जो कॉफ़ी कप फुल है वो 30 ml के बराबर होता है। और ड्रॉप की कोई मेट्रिक सिस्टम में ड्रॉप की कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जो 1 ml होती है तो उसमें 60 ड्रॉप्स होते हैं। मेट्रिक सिस्टम के मुताबिक हम कहते हैं कि 1 ml में 60 ड्रॉप्स होते हैं, तो ये आपने याद रखनी है। कैलिब्रेटेड ड्रॉपर्स, अब कुछ ड्रॉपर्स हैं जिनको कैलिब्रेटेड ड्रॉपर कहा जाता है। ये जो ड्रॉप का मैंने आप लोगों को बताया कि 1 ml में 60 ड्रॉप्स होते हैं, तो ये मेट्रिक सिस्टम का है। अब यहाँ पे जो कैलिब्रेटेड ड्रॉपर्स होते हैं तो उनके बारे में US फार्माकोपिया कहती हैं कि ऑफिशियल मेडिसिनल ड्रॉपर हेल्ड वर्टिकली डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 20 ड्रॉप्स वाटर पर ml।
तो इनका कहना ये है कि जो कैलिब्रेटेड ड्रॉपर्स होते हैं तो ये कैलिब्रेटेड ड्रॉपर और मेट्रिक सिस्टम के ड्रॉपर ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इनमें फ़र्क होता है। तो इसीलिए यूएस फार्माकोपिया कहती हैं कि जो कैलिब्रेटेड ड्रॉपर्स होते हैं तो उनमें यानी जो ऑफिशियल मेडिसिनल ड्रॉपर होते हैं, ऑफिशियल मेडिसिन यूज़ करने के लिए जो ड्रॉपर होते हैं, तो उनमें उनका जो 20 ड्रॉप्स है वो 1 ml के बराबर होती हैं। अगर हम देखें कि कैलिब्रेटेड ड्रॉपर के अंदर 20 ड्रॉप्स जो है वो 1 ml के बराबर होती हैं, लेकिन मेट्रिक सिस्टम में जो कैलिब्रेटेड ड्रॉपर्स के अलावा जो ड्रॉपर्स है तो उनमें 1 ml 60 ड्रॉप्स के बराबर होती है। ए ड्रॉप एब्रीविएटेड जीटीटी, ड्रॉप को हम क्या कहते हैं, जीटीटी कहते हैं। जीटीटी से हम इसको एब्रीविएट करते हैं, सिंबल है इसका। डज नॉट रिप्रेजेंट ए डिफिनिट क्वांटिटी, यानी ये खास, यानी जो हम कहते हैं ड्रॉप के इसमें 20 ड्रॉप्स या फिर 1 ml या फिर 1 ml में 60 ड्रॉप्स, तो ये इतनी डिफिनिट नहीं होती। फ्यू लिक्विड हैव द सेम सरफेस एंड फ्लो करेक्टरिस्टिक एज वाटर, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि वाटर की तरह यानी सेम उनकी सरफेस होती है और सेम फ्लो करते हैं। बाज़ ऐसे भी होते हैं जो बहुत विस्कस होते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं यानी वाटर से अलग भी हो सकते हैं, तो उनमें फिर फ़र्क आ जाएगी। वो फिर इस तरह हम नहीं कह सकते कि 60 ड्रॉप जो है वो 1 ml में होती है या फिर 20 ड्रॉप 1 ml में होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ एक केस आप लोगों के साथ बयान की गई है कि a physician asks a nurse to calculate the dose of a cough syrup so that it may be safely administered dropwise to a child. The cough syrup contains the active ingredient dextromethorphan 30 mg per 15 ml in a 120 ml bottle. यानी कह रहा है कि एक फिजिशियन ने एक नर्स से कहा कि आपने कफ सिरप की जो डोज है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, वो आपको बताती चलूँ कि पिछले वीडियो लेक्चर में किसी स्टूडेंट की एक क्वेश्चन थी सिरप के बारे में और एलेक्सर्स के इनके बारे में। तो मैंने उनको एग्जाम्पल में समझाने के लिए कहा था कि ये जो सिरप होती हैं ये इसमें शुगर होता है और ये मीठी होती है। तो फिर किसी एक और स्टूडेंट ने कहा था कि मैम ये जो कफ सिरप होते हैं तो वो तो सिरप होते हैं लेकिन वो कड़वे होते हैं बहुत। तो ये जो शुगर का मैंने कहा था, तो ये मैंने समझाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं है कि तमाम जितने भी सिरप्स हैं वो जितने भी तमाम सिरप्स है वो मीठे होंगे। ऐसा हो सकता है कि बाज़ सिरप जो है वो कड़वे भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ सिरप जो होते हैं वो मीठे होते हैं क्योंकि उसमें सक्रोज मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे एलेक्सर और सिरप में जो मेन डिफरेंस है वो अल्कोहल का है कि ये जो सिरप होती हैं ये एक्वस सोल्यूशन होती हैं, इसमें वाटर होता है, और जो एलेक्सर होती हैं वो हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन होती हैं, उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती हैं 5 to 40%। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो ड्रग सोल्यूशन है यानी एक सस्पेंशन होता है, एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन वाली जो ड्रग है उसमें पार्टिकल बिल्कुल भी नज़र नहीं होते, वो मुकम्मल तौर पर हलशुदा होता है। और उसके 2 टाइप है, एक सिरप और एक एलेक्सर। सिरप जो है वो हाइड्रो एक्वस सोल्यूशन है, उसमें वाटर मौजूद है, और जो एलेक्सर है उसमें अल्कोहल मौजूद है। मे बी एलेक्सर जो है वो ज़्यादातर एलेक्सर का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, लेकिन मे बी वो मीठे भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाली जाती है ताकि वो बच्चे जो है वो आसानी से पी सकें, तो इसीलिए वो भी मीठे हो सकते हैं एलेक्सर। इसके अलावा जो सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन और सोल्यूशन में डिफरेंस है। दोनों जो है वो ड्रग के किस्म है। ड्रग के बाज़ किस्म सस्पेंशन भी हो सकते हैं, बाज़ किस्म सोल्यूशन भी हो सकते हैं। जो सस्पेंशन है उसमें हमें पार्टिकल्स नज़र आएंगी और जो सोल्यूशन है उसमें पार्टिकल नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पे कफ सिरप की बात आ गई तो मुझे वो याद आ गई। तो स्टूडेंट्स आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि ये जो कफ सिरप है, तो कफ सिरप यहाँ पे इसमें कफ सिरप के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन का, वो 30 mg पर 15 ml है, यानी हर 15 ml में 30 mg है। और ये जो पूरी बॉटल है इस कफ सिरप की ये 120 ml का बॉटल है। इस 120 ml के बॉटल के अंदर इसके हर 15 ml में 30 mg डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है।
Based on the child weight and literature references, the nurse administered the dose of the dextromethorphan to be 1.5 mg for the child. अब नर्स ने बच्चे के वेट को देखा और बच्चे के वेट के बेसिस पे और जो उसने लिटरेचर में पढ़ा हुआ था उसके रेफरेंसेस के बेस पे नर्स ने डिटरमिन किया कि ये जो डेक्स्ट्रामेथोर्फिन की जो डोज है वो एक चाइल्ड को 1.5 mg देनी चाहिए उसके वेट के मुताबिक और जो लिटरेचर है उसके मुताबिक. सो द मेडिसिन ड्रॉपर टू बी dispensed with the medication is calibrated by the nurse and shown to deliver 20 drops of cough syrup per 1 ml. आप देख ले स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो मेडिसिन इसने देनी थी तो वो कैलिब्रेटेड ड्रॉपर के थ्रू देनी थी और हमें पता है कि कैलिब्रेटेड ड्रॉपर के अंदर 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप्स हैं. अब क्या होगा, कैलकुलेट द डोज इन ड्रॉप्स फॉर द चाइल्ड. अब कितने ड्रॉप्स हम देंगे कि हम 1.5 mg जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है वो पहुंचा सके इस बच्चे के बॉडी में, जो कि हर 15 ml में 30 mg प्रेजेंट है. तो इसके लिए यहाँ पे ये सोल्व की गई है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे. सबसे पहले आप लिखेंगे कि 30 mg डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन इन 15 ml. कि आपको पता है, आपको दिया गया है कि 30 mg डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हर 15 ml में है, तो ये आप लिखेंगे. अब आपने मालूम करनी है कि अगर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन 15 ml में 30 mg है, यानी 30 mg डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन अगर 15 ml में है तो 1.5 mg डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन कितने ml में होगा. तो फिर आपने यहाँ पे x जो है वो आपने ml आपने फाइंड करनी है, इसीलिए आपने x डाल दिया ml के सामने. फिर x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइड बाई 30. मतलब कि आप क्या करेंगे, अब आप इस x को मालूम करने के लिए ये जो 15 ml है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और फिर उसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो फिर आपके सामने ये रिज़ल्ट आती हैं 0.75 ml का. तो ये जो 0.75 ml आ गया तो ये आपको बता रहा है कि अगर 30 mg डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन 15 ml में मौजूद होती हैं तो 1.5 mg डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन 0.75 ml में मौजूद होती हैं. अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ कफ सिरप इन 0.75 ml डोज. अब आपने देखना है कि अगर आपके पास डोज आ गई कि आपने पेशेंट को 0.75 ml एडमिनिस्टर करनी है, अब आप इस कैलिब्रेटेड ड्रॉपर के थ्रू किस तरीके से करेंगे, कितने ड्रॉप्स में 0.75 ml उस पेशेंट के बॉडी में जा सकती हैं. तो फिर अगर 1 ml 20 ड्रॉप्स अगर आप देंगे कफ सिरप का तो पेशेंट के बॉडी में 1 ml पहुंच जाएगी. अब आपने मालूम करनी है कि 0.75 ml देने के लिए कितना ड्रॉप्स आप देंगे. आपने 20 ड्रॉप्स आपने क्या करना है, आपने 1 ml तो नहीं देनी है, आपने 0.75 ml देनी है. तो अब इसके लिए कितना वो होगा, ड्रॉप होगा. तो अब ड्रॉप मालूम नहीं है इसलिए आपने यहाँ पे x डाल दिया है. अब x इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाई 20, ये जो 20 आपके पास है कि 1 ml में 20 ड्रॉप्स आते हैं, डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 15 ड्रॉप्स ऑफ द कफ सिरप. अब देखिए स्टूडेंट्स के अगर आप कैलिब्रेटेड ड्रॉपर के थ्रू 15 ड्रॉप्स देंगे कफ सिरप का तो ये जो 0.75 ml है ये उसके बॉडी में पहुंच पाएगी. तो इसी तरीके से आप ये कैलिब्रेटेड ड्रॉपर के थ्रू ड्रग को ड्रॉप्स के शक्ल में पेशेंट के बॉडी में पहुंचाने के लिए इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब ये कुछ दोस्त कैलकुलेशन है, कुछ रूल्स हैं. ये फिजिशियन थे, पेडियाट्रिशियन थे, इन लोगों ने कुछ ख़ास रूल्स बनाई हुई है. सबसे पहला जो है वो अकॉर्डिंग टू द एज, यानी एज के मुताबिक बच्चों के और इन्फेंट्स के एज के मुताबिक उनके लिए आप डोजेज कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहला जो रूल है वो यंग्स रूल है. यंग्स रूल को यंग्स रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इंग्लिश पोलीमेथ भी थे ये थॉमस यंग. ये इंग्लिश पोलीमेथ भी थे, फिजिशियन भी थे और ये फिजिस्ट भी थे. तो इन्होंने ये रूल बनाया हुआ था, एक इक्वेशन बनाया हुआ था और पेडियाट्रिक मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए पेशेंट के एज के बेसिस पे. तो फिर इन्होंने ये एक रूल बनाया हुआ था. तो रूल में क्या है कि एज ऑफ द चाइल्ड यानी इन ईयर्स डिवाइड बाई एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज. कि आप क्या करेंगे, अगर आपको बच्चे का एज पता है यानी कितने साल का बच्चा है तो ये वो
यहाँ पे वो साल आप लिखेंगे, डिवाइड करेंगे उसी साल से, उस पे फिर 12 को प्लस करेंगे। ये 12 कांस्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, फॉर्मूले का 12 है। इस पे प्लस करेंगे और फिर जो रिकमेंडेड डोज है किसी भी ड्रग की, जिस ड्रग की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उस ड्रग की जो एडल्ट की रिकमेंडेड डोज है तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल डाली हुई है एक। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यंग्स रूल के मुताबिक एज ऑफ द चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो एग्जाम्पल, इफ़ ए चाइल्ड इज़ 5 ईयर ओल्ड, अगर एक बच्चा, आपको मालूम है कि बच्चे के 5 साल हो चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चाइल्ड डोज एज इन ईयर्स तो 5 ईयर्स है, डिवाइड बाय एज इन ईयर्स वही कि डिवाइड बाय बच्चे का 5 ईयर है तो 5 आप लिखेंगे, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 100 mg। 100 mg कहाँ से आया, ये जो एडल्ट डोज है, एडल्ट डोज ऑफ पेनाडोल टेबलेट। तो 2 पेनाडोल टेबलेट जो है वो रिकमेंडेड डोज है एडल्ट के लिए। तो 2 पेनाडोल टेबलेट 1000 mg के होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने इस बच्चे को पेनाडोल टेबलेट्स देनी है जिसका 5 साल हो चुका है, तो उसके लिए आप मालूम कर रहे हैं कि पेनाडोल टेबलेट की एक 5 साल के बच्चे में कितनी डोजेज होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 5 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे और प्लस 12 करेंगे तो फिर क्या होगा कि 5, सबसे पहले आपने यहाँ पे प्लस करनी होगी स्टूडेंट्स के, 5 को आप 12 पे प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 5/17। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे जब आपने तीसरे स्टेप में जाके 5 को डिवाइड किया 17 पे तो आपके पास जो आंसर आई वो 0.2729 आई। तो ये जो 0.29 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 पे, तो 0.2 को आपने जब 1000 पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 294 mg। तो ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड डोज ऑफ पेनाडोल इज़ 294 mg अकॉर्डिंग टू यंग्स रूल। अब यंग्स रूल के मुताबिक एक 5 साल का जो बच्चा है उसके लिए पेनाडोल टेबलेट की जो डोज है वो 294 mg है। तो अगर एक एडल्ट को हम 2 टेबलेट्स दे रहे थे और उसमें 1000 mg थी, अब आपने उन दो टेबलेट्स में एक टेबलेट जो है वो उसकी 500 mg है। 500 mg टेबलेट को अगर आप हाफ़ करेंगे, अगर स्कोर्ट है, स्कोर्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कोर्ट टेबलेट जो है वो स्कोर्ट टेबलेट में इस तरह की लाइन पहले से प्रेजेंट होती है, इस तरह डिवीजन लाइन। तो अगर इस तरह डिवीजन लाइन वाली, ऐसा नहीं है कि आप एक टेबलेट को अपनी मर्जी से काटेंगे और उसका हाफ हिस्सा निकालेंगे, इस तरह नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, अगर इस तरह लाइन वाली है तो इस लाइन वाली स्कोर्ट टेबलेट को आप काट सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर लाइन वाली टेबलेट नहीं है तो उसको आप नहीं काट सकते। इसको फिर क्रश करके फिर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू मेजर किया जाता है, उसमें आप सही तरीके से मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपको दी गई है इसके मुताबिक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आप समझ गए हैं। इसको दोबारा देख लें। यहाँ पे फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैथ्स के रूल के मुताबिक हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, ये इस तरह नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जिस तरह आपको बता रहा है तो उसी तरह से आपने इसको सोल्व करनी होगी। तो फॉर्मूले में आपको बता रहा है कि एज इन ईयर्स डिवाइड बाई एज इन ईयर्स प्लस 12। तो पहले आप एज इन ईयर्स को 12 के साथ प्लस करेंगे, जो आंसर आया उसको 5 एज के साथ डिवाइड करेंगे। जिस तरह यहाँ 5 को आपने 5 उसका एज है, ये आपने 5 + 12 किया था, इससे 17 आया था, इसको उस पर डिवाइड किया, आपके पास 0.29 आ गया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1000 से तो 294 mg आपके पास आ गई, जो कि इस बच्चे के लिए 5 साल के बच्चे के लिए यंग्स रूल के मुताबिक इसकी पेनाडोल टेबलेट की डोज हो गई। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो काउलिंग्स रूल है। तो काउलिंग रूल्स का भी यही है स्टूडेंट्स, ये भी एक फिजिशियन थे जिन्होंने ये रूल्स बनाया हुआ था, तो इसीलिए इसको काउलिंग रूल कहा जाता है। इसने कहा हुआ था डोज फॉर ए चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन नेक्स्ट बर्थडे ईयर्स डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज। मतलब कि अगर किसी बच्चे का बर्थ टाइम इस तरह होता है कि बच्चे का जो एज है वो मालूम होता है, अगर हम पेरेंट्स से पूछते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि इस बच्चे का 5 साल हो चुका है, या इसका 6 साल हो चुका है, या इसका 7 साल हो चुका है। लेकिन बर्थ टाइम वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ये नहीं पता होता कि
इस बच्चे की एज कितनी है, आप उनसे बर्थ सर्टिफिकेट मांग लेते हो, उसमें देख लेते हो, या फिर वो आपको इतना बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस बच्चे की जो पैदाइश थी वो 2003 में हुई थी, 2005 में हुई थी, 2006 में हुई थी, इस तरह वो बता सकते हैं। तो इस तरह जब आपको बर्थडे मालूम हो जाएगी तो आप बर्थडे से अभी रिसेंट जो ईयर चल रही है यहाँ तक आप उसको गिनेंगे और गिन के आप एज निकाल लेंगे ईयर्स में, और उसको फिर डिवाइड करेंगे 24 के साथ, और फिर जो किसी भी ड्रग की जो ड्रग आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उस ड्रग की एडल्ट में जो रिकमेंडेड डोज है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी ये एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाली हुई है आप लोगों के लिए। काउलिंग रूल की dose of a child is equal to age at next birthday divided by 24 multiplied by adult dose. Example, parent tell that 17 is birthday of the child. अगर पेरेंट्स ने कहा कि 1 जून 2017 इस बच्चे की पैदाइश है, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू काउंट फ्राम 2017 टू टिल नाउ। आप 2017 से लेके अभी टिल नाउ तक आप गिनती करेंगे। सो द चाइल्ड इज़ ऑफ 6 ईयर्स, तो गिनती कर ले 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो क्या हो गया, 6 साल का बच्चा है। अब ये जो 6 साल का बच्चा है इसका ईयर आपको मालूम हो गया, तो ईयर को मालूम करने के बाद नाउ 6 डिवाइड बाई 24, क्योंकि कहा था कि उसका नेक्स्ट बर्थडे अगर मालूम हो जाए तो आप गिनती करेंगे, और गिनती करने के बाद वो एज जो ईयर्स में आपने मालूम की है उसको डिवाइड करेंगे 24 पे, मल्टीप्लाई बाई 1000। ये 1000 मैंने वही पेनाडोल की यहाँ पे डोज डाल दी है। एक ही एग्जांपल मैंने इसलिए डाली है ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। तो यहाँ पे एडल्ट डोज ऑफ 2 पेनाडोल टेबलेट है 1000 जो है वो 2 पेनाडोल टेबलेट एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड है, और वो 1000 mg के बराबर हैं। तो आपने 6 को डिवाइड किया 24 पे, आपके पास आंसर आई 0.25। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जो आंसर आती है वो 250 mg है। तो इसका मतलब ये है कि 250 mg इज़ द पेनाडोल टेबलेट डोज ऑफ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड अकॉर्डिंग टू काउलिंग्स रूल। काउलिंग्स रूल के मुताबिक एक बच्चा जो कि 6 साल का है तो उसके लिए पेनाडोल टेबलेट की जो डोज है वो 250 है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख ले, अगर जो पेनाडोल टेबलेट है वो अगर इस तरह स्कोर्ड है, अगर इससे लाइन खींची गई है, स्कोर्ड है, तो आप देखेंगे कि ये एक पेनाडोल टेबलेट जो है वो 500 mg की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं सही, ये जो एक टेबलेट होती है वो 500 mg की होती है। तो इस टेबलेट की अगर आप हाफ़ निकालेंगे, ये जो हाफ़ इसका साइड है, ये साइड, तो ये हाफ़ कितने का हो गया, 250 का हो गया। तो फिर अब ये जो बच्चा आपके पास है 6 साल का बच्चा, इसको आप ये हाफ़ दे सकते हो। अगर ये स्कोर्ड टेबलेट है तो स्कोर्ड टेबलेट की जो लाइन खींची गई है उस लाइन से आपने सही तरीके से इसको बीच से काटा है एक टेबलेट को, तो फिर इसका जो हाफ़ है वो 250 का है। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि 6 साल के बच्चे के लिए 250 mg देनी है, तो ये आप बच्चे को दे सकते हो। अगर वो ख़ुद से उसको स्वालो नहीं कर सकता तो आप क्रश करके भी उसको दे सकते हो, या किसी वो एप्पल्स की स्वास के साथ मिला के या जूस के साथ मिला के, या जो भी आप करें, तो इस तरीके से आप डोज दे सकते हो। तो ये काउलिंग रूल के मुताबिक है। अब जो थर्ड रूल हमारे साथ थी वो थी फ्राइड्स रूल फॉर इन्फेंट्स। अब ये इन्फेंट्स के लिए है। ये जो यंग्स रूल है और जो काउलिंग रूल है ये 1 साल से बड़े बच्चों के लिए थी, क्योंकि इसमें एज ईयर्स में हमने मतलब वो लिखनी थी। अब यहाँ पे क्योंकि ये इन्फेंट्स के लिए है तो एज इन मंथ्स हम लिखेंगे। तो जो फ्राइड्स रूल है, तो ये जो इसको फ्राइड रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्लमैन फ्राइड एक जेनेटिस्ट थे और पेडियाट्रिशियन भी थे। उन्होंने ये रूल बनाई हुई थी इन्फेंट्स में ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए। तो उनका कहना था कि आप क्या करेंगे, एज इन मंथ्स को डिवाइड करेंगे 150 पे और मल्टीप्लाई करेंगे वही जो एडल्ट के लिए रिकमेंडेड डोज होती हैं, जो ड्रग आपने देनी है उस ड्रग की। तो इसकी भी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाली हुई है। फ्राइड्स रूल फॉर इन्फेंट्स देखें कि फ्राइड्स रूल ऑफ इन्फेंट्स के मुताबिक डोज फॉर इन्फेंट एज इन मंथ डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज, यानी अगर आप पेनाडोल टेबलेट दे रहे हैं तो वही एडल्ट डोज आप डालेंगे। अगर बच्चा आपको पता है कि 9 मंथ्स का है, फॉर एग्जांपल बच्चा 9 मंथ्स का है, तो फिर आप क्या करेंगे, 9 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 1000 mg। अगर आप पेनाडोल टेबलेट देना चाहते हैं तो
पेनाडोल टेबलेट का डालेंगे। अगर कोई और ड्रग है, फिनोबार्बिटाल है या कोई भी एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, पेनिसिलिन, तो फिर आप उनका डोज जो है वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने उसी पेनाडोल टेबलेट की डोज डाली हुई है कि अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं 150 से तो 0.06 आता है इसका। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 60 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 60 mg पेनाडोल टेबलेट इज़ द डोज फॉर इन्फेंट ऑफ 9 मंथ अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स रूल। फ्राइड रूल के मुताबिक एक बच्चा जिसकी एज 9 मंथ है तो उसके लिए 60 mg पेनाडोल टेबलेट देनी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास सिरप वगैरह नहीं है, अगर आप घर में हो, हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में वो खुद डोज मेजर करते हैं, लेकिन अगर आप घर में हो तो फिर इसको क्रश करके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनके थ्रू आप 60 mg दे सकते हो, क्रश करके इसको ml में भी मिला के, फिर ml के हिसाब से भी कि 1 ml में इतना mg तो कितने ml में 60 mg, इस तरह भी आप उसको फाइंड आउट करके एडमिनिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लें कि पेनाडोल टेबलेट 2 आर ऑफ 1000 mg। हमें पता है कि पेनाडोल टेबलेट 2 टेबलेट 1000 mg के होते हैं। सो 1 टेबलेट इज़ ऑफ 500 mg, तो एक टेबलेट जो है वो 500 mg का हो गया। हाफ इज़ ऑफ 25 mg, तो हाफ टेबलेट जो है वो 250 mg का हो गया। नाउ इफ़ वी मेक 4 पीसेस ऑफ दिस हाफ टेबलेट, अब ये हाफ टेबलेट जो है 250 का, इसके अगर हम 4 पीसेस बना ले, अगर स्कोर टेबलेट है तो, यानी उस पर अगर लाइन खींची गई है, आप ख़ुद से लाइन नहीं खींच सकते, आप ख़ुद से कभी भी टेबलेट को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप कभी भी उसका सही डोज नहीं निकाल सकेंगे और ख़ुद से तोड़ेंगे। तो अगर इसमें स्कोर्ड है और उसका आपने 4 पीसेस बना लिया तो हर एक पीस में 62 mg है। 62 mg मीन्स कि ये 60 mg आपने अचीव कर लिया अगर आपने एक हाफ टेबलेट का 4 पीस बना लिया और उस 4 पीस अगर वो स्कोर्ड है, उसमें लाइन पहले से खींची गई है, तो उस लाइन से आपने अगर काट के 4 हिस्से बना दिए तो हर हिस्से का 62 mg आता है, वो आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेशन ऑफ डोजेज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तो वो अकॉर्डिंग टू एज थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। बॉडी वेट के मुताबिक आप किसी ड्रग को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लार्क्स रूल है बॉडी वेट के लिए। क्लार्क ने ये रूल बनाई हुई थी, बेलफील्ड क्लार्क उनका नाम था, वो भी एक फिजिशियन थे, पेडियाट्रिशियन थे, उन्होंने ये रूल बनाई हुई थी कि चाइल्ड डोज मालूम करने के लिए चाइल्ड का जो वज़न है एलबीज़ में, यानी पाउंड में उसका जो वज़न है, उसको आप डिवाइड करेंगे 150 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसी ड्रग की, जो ड्रग आपने देनी है उस ड्रग की एडल्ट के लिए जो रिकमेंडेड डोज है उससे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने डाली है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट क्लार्क रूल चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट इन पाउंड डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। एग्जाम्पल में है कि इफ़ चाइल्ड वेट इज़ 9 kg, अगर आपको पता चल गया, आपने मालूम कर लिया कि जो चाइल्ड है उसकी वेट 9 kg है, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड दैट इन 9 kg देयर आर हाउ मेनी पाउंड्स। पहले आपको मालूम करनी है कि अब 9 kg है तो 9 kg में कितने पाउंड्स हैं। तो पाउंड्स को मालूम करने के लिए 9 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स। इफ़ 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, देन 9 मल्टीप्लाई बाई 2.2 इज इक्वल टू 19.8 पाउंड्स। अगर 1 kg में 2.2 पाउंड्स है, ये आपको मालूम होगी, ये कांस्टेंट है, आपको याद होगी, तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 2.2 से। तो 9 को 2.2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 19.8 पाउंड्स। तो 19.8 पाउंड्स को, अब आपके पास ये बच्चे का वज़न जो है वो पाउंड्स में मालूम हो गया, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 150 से और मल्टीप्लाई करेंगे जो ड्रग आपने देनी है उस ड्रग के एडल्ट रिकमेंडेड डोजेज से। तो ये वही एडल्ट की रिकमेंडेड डोज 2 पेनाडोल टेबलेट्स और इसकी 1000 mg। तो अगर आप डिवाइड करते हो 19.8 को 150 से तो आंसर आता है 0.132 मल्टीप्लाई बाई 1000 mg, फिर 132 mg। तो इसका मतलब ये है कि सो इफ़ ए चाइल्ड हैज़ 9 kg वेट, हिज हर पेनाडोल टेबलेट डोज इज़ 132 अकॉर्डिंग टू क्लार्क्स रूल। तो एक बच्चा अगर 9 kg का है तो उसकी जो पेनाडोल टेबलेट की डोज है वो 132 mg है क्लार्क्स रूल के मुताबिक। अब लास्ट में जो है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया है, यानी बॉडी सरफेस एरिया के मुताबिक किस तरीके से आप बच्चों में ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो इसके लिए एक क्लार्क का कहना था कि चाइल्ड डोज को मालूम करने के लिए पहले आप बॉडी सरफेस एरिया मालूम करेंगे मीटर स्क्वायर में।
और उसको डिवाइड करेंगे 1.73 मीटर स्क्वायर के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ड्रग आपने देनी है उस ड्रग के एडल्ट रिकमेंडेड डोज से। तो ये आपने अब या ये जो 1.73 है ये तो कांस्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मालूम करना आसान है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथी है बाकियों से। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू, अब अपने चाइल्ड डोज को मालूम करने के लिए क्या करना होगा, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डोज पर मीटर स्क्वायर। यानी अब आपने यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया पहले मालूम करनी है। तो बॉडी सरफेस एरिया मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, टू डिटरमिन पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया यूज स्टैंडर्ड नोमोग्राम आर दिस इक्वेशन। आपने या तो स्टैंडर्ड नोमोग्राम यूज़ करनी होगी या फिर ये इक्वेशन जो आपके पास दी गई है ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इक्वेशन क्या है, पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पेशेंट हाइट इन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय पेशेंट वेट इन केजी डिवाइड बाय 3600। तो स्टूडेंट्स आपने इनका स्क्वायर रूट अब लेना होगा। तो आपको इस फॉर्मूले को मालूम करने के लिए, इस फॉर्मूले के मुताबिक चाइल्ड के डोज को मालूम करने के लिए पेशेंट की हाइट सेंटीमीटर में पहले आपने मेजर करनी होगी, फिर उसकी वेट केजी में आपने मेजर करनी होगी, फिर उसको 3600 से आपने डिवाइड करना होगा। 3600 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीटर स्क्वायर में उसकी जो बॉडी सरफेस एरिया है वो मालूम होगी। बॉडी सरफेस एरिया अगर आपको मीटर स्क्वायर में मालूम होगी तो फिर आप उसको 1.73 मीटर स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे और फिर एडल्ट डोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाली हुई है। अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया चाइल्ड डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ये वही फॉर्मूला है। तो फिर इसको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट की जो बॉडी सरफेस एरिया है उसको आप मीटर स्क्वायर में मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ पेशेंट हाइट इन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय पेशेंट वेट इन केजी डिवाइड बाय 3600। तो फिर एग्जांपल में देखें कि इफ़ ए चाइल्ड हाइट इज़ 35 सेंटीमीटर, आपने मेजर किया, एक बच्चा आपके पास आया था हॉस्पिटल में, आपने मेजर किया उसकी हाइट 35 सेंटीमीटर है और उसकी वेट जो है वो 8 केजी है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसका बॉडी सरफेस एरिया मालूम करने के लिए उस पेशेंट की जो हाइट और वेट है इनका स्क्वायर रूट लेंगे, इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट 35 मल्टीप्लाई बाई 8, 35 उसकी सेंटीमीटर में हाइट है और 8 उसकी वेट है केजी में, इनको फिर डिवाइड करेंगे 3600 से। तो फिर आपके पास इनको जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर, इसको जब मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आती हैं वो है स्क्वायर रूट 0.07। तो ये जो 0.07 आपके पास आती है इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट आप इसका जब लेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.26। अब ये 0.26 जो आपके पास आ गया ये पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया है मीटर स्क्वायर में। तो फिर नाउ पुट इट इन फॉर्मूला, जो आपके पास फॉर्मूला थी उसमें आप इसको पुट करेंगे। तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू जो बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में थी वो 0.26 आ गई, डिवाइड करेंगे 1.73 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 mg से, क्योंकि 1000 mg वही पेनाडोल टेबलेट एडल्ट रिकमेंडेड डोज है। आपने यहाँ पे पेनाडोल टेबलेट एडमिनिस्टर करनी है तो इसी का आपने डोज इसमें डालना है, एडल्ट रिकमेंडेड डोज। तो फिर जब आप इनको डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 0.15 आंसर आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आता है 150 mg। तो इसका मतलब ये है, सो अकॉर्डिंग टू क्लार्क्स रूल फॉर बॉडी सरफेस एरिया इज दैट ए चाइल्ड हुज बॉडी सरफेस एरिया इज 0.26 हैज़ 150 mg डोज ऑफ पेनाडोल टेबलेट। अगर किसी बच्चे की बॉडी सरफेस एरिया अगर किसी बच्चे की 0.26 मीटर स्क्वायर आती है तो उसके लिए जो पेनाडोल टेबलेट की डोज है वो 150 है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एग्जांपल डाली गई है यंग्स रूल और काउलिंग रूल की। तो ये मैंने आप लोगों को पेनाडोल टेबलेट का समझाया था, अब इसमें फिनोबार्बिटोल का समझाया गया है। देख ले कि इफ़ एडल्ट डोज ऑफ फिनोबार्बिटोल इज़ 15 mg, व्हाट विल बी द डोज फॉर एन 8-year old चाइल्ड। कि अगर फिनोबार्बिटोल की जो एडल्ट डोज है वो 15 mg है तो अब एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है तो उसके लिए कितनी होगी। तो यंग रूल के मुताबिक था कि एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज।
तो ये आप जब करेंगे 8 डिवाइड बाई 8, पहले आप 8 को 12 पे प्लस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आता है उसको डिवाइड करेंगे 8 पे, तो फिर आपके पास जो आंसर आ गया उसको आप डिवाइड करें। ये यहाँ पे ये खोल के नहीं लिखा गया है, ये इस स्लाइड का एग्जांपल है। और मैंने जो आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर की है, मैंने खुद स्लाइड में जो एडिशन की है वो मैंने बिल्कुल खोल के स्टेप वाइज लिखा हुआ है। तो ये कंडेंस फॉर्म में लिखा है, आपके पास जो आंसर आता है फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 15 के साथ, तो फिर इसका जो आंसर है वो आएगा 6 mg। तो एक बच्चा जो 8 साल का है तो उसके लिए फिनोबार्बिटोल की जो डोज है वो 6 mg है। अब कॉलिंग रूल के मुताबिक जो एज इन एट नेक्स्ट बर्थडे है, तो उसके मुताबिक अगर आपके पास एज आ जाती है 9 ईयर्स, 9 को आप डिवाइड करते हो 24 पे और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हो 15 पे, तो आपके पास आंसर आती है 5.625। तो ये आपके साथ डोज आ गई उस बच्चे की, यानी पॉइंट में आ गई, ये कम डोज आ रही है। तो स्टूडेंट्स अब ये काउलिंग रूल के मुताबिक है और ये योंग्स रूल के मुताबिक है, तो ज़रूरी नहीं है कि योंग्स रूल में इस बच्चे के लिए अगर 6 mg आ रहा है तो काउलिंग्स रूल है इसमें भी 6 mg है, इसमें भी 6 mg आनी चाहिए। इसमें 6 mg नहीं आएगी, इसमें 5.625 mg आई है। तो इनमें डिफरेंस हो सकती है क्योंकि अलग अलग बंदों के रूल्स हैं। तो यहाँ पे ये यूनिट आप लोगों का कवर हो गया, जो आप लोगों का यूनिट 3 है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कैलकुलेशंस वगैरह आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई हैं तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिस अब अगर आप एक बार करेंगे इन रूल्स को देख के, और जो मैंने इनमें एग्जांपल डाली है उन एग्जांपल्स को देख के आप जब अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।